आज इंटर 12 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर बताने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, यानी ईसा से 600 वर्ष पहले भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। उस वक्त भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर 16 महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में बताएंगे। और उसके बाद बताएंगे मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के बारे में। तो पहला हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इसके लिए मैं एक स्क्रीन पर नोट्स भेज रहा हूं, उसको आप देखेंगे और सुनेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे और फिर अपना फोटो कॉपी निकलवा लेंगे बाद में, लेकिन अभी समझिए। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में है कि प्रथम ध्यान दीजिए, इस शताब्दी में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपको 16 महाजनपद का उदय हुआ था। भारत में 16 बड़े बड़े राज्य उभरे थे। उन 16 जो महाजनपद था, जनपद माने राज्य, और महाजनपद का मतलब होता है बड़े बड़े राज्य। तो 16 बड़े बड़े राज्य बने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और उन 16 में क्या हुआ कि संघर्ष हुआ शक्तिशाली बनने का। 16 में संघर्ष के बाद 4 शक्तिशाली राज्य बने, फिर चारों में संघर्ष हुआ, तब उन चारों में सबसे पावरफुल हुआ मगध। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध हुआ और मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। तो एक क्वेश्चन भी आता है, मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे? 16 महाजनपद में मगध ही शक्तिशाली क्यों हुआ? हम सभी मगध के वासी हैं। मगध का क्षेत्र वर्तमान का पाटना, राजगीर, गया, ये सब जो इलाका है प्राचीन मगध साम्राज्य में आता था। तो हम लोग मगध के वासी भी हैं आज। तो वही कह रहे हैं कि मगध साम्राज्य का उदय पहली बार कब हुआ? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। मतलब मगध सभी महाजनपदों पर अधिकार कर लिया। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, फाउंडर कौन? तो बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का था। मगध का पहला वंश कौन? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश का फाउंडर कौन, संस्थापक कौन? तो बिंबिसार। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 549 ईसा पूर्व तक शासन किया। यानी 544 से 549 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया कौन? बिंबिसार। और बिंबिसार काफी शक्तिशाली था और वह हर्यक वंश का संस्थापक भी था। बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु। कौन? अजात शत्रु। बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु जो बहुत शक्तिशाली, उसने वह भी था। और अजात शत्रु पटना में एक ग्राम बनाया था, पाटली ग्राम, पाटली ग्राम है ना, किला बनाया था वैशाली को जीतने के लिए। बिंबिसार को अजात शत्रु ने क्या किया? एक बहुत बड़ा चट्टान लेकर उसके सिर पर पटक दिया और बिंबिसार को मार करके और मगध की गद्दी पर बैठ गया। मगध की गद्दी पर
अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को हत्या करके मार करके गद्दी पर बैठ गया। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह, राजगृह की राजधानी। तो अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? पितृहंता। अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पिता को मार करके गद्दी प्राप्त किया था। फिर अजातशत्रु का बेटा था उदयनी। अजातशत्रु का बेटा उदयनी हुआ। उदयनी ने क्या किया? पाटलिपुत्र शहर बसाया। क्वेश्चन आता है पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया? तो उदयनी ने बसाया। उदयनी कौन था? अजातशत्रु का बेटा, बिंबिसार का पोता, और किस वंश का था? तो हर्यक वंश का। क्योंकि जब बिंबिसार हर्यक वंश का था तो उसका पोता भी हर्यक वंश का होगा, बेटा भी हर्यक वंश का होगा। तो हर्यक वंश के 3 शक्तिशाली शासक बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयनी। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय मगध की राजधानी थी कहाँ? राजगृह। लेकिन अजातशत्रु के बेटा उदयनी ने पाटलिपुत्र शहर बसाया और अपनी राजधानी, मगध की राजधानी उसने पाटलिपुत्र रखा। कहाँ? राजगीर से पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन कई बार आया है, हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा है और आपका 12th में भी आने वाला है, आया भी। तो पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? क्वेश्चन आएगा। तो उदयनी ने बनाया। आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा। उदयनी भी देखा कि पिताजी ने दादा को मार करके गद्दी प्राप्त किया, तो उदयनी ने भी अजातशत्रु को हत्या करके और गद्दी प्राप्त कर लिया। शायद सोचा कि यही नियम है, बाप को मार कर गद्दी पर बैठना चाहिए। तो उदयनी ने भी अपने पिता को मार करके अजातशत्रु गद्दी प्राप्त किया। इसलिए हर्यक वंश के ध्यान देना, ये 2 शासक पितृहंता के नाम से जाने जाते हैं, एक अजातशत्रु और उदयनी। दोनों ने अपने पिता को मार करके गद्दी प्राप्त किया। तो पितृहंता किसको कहा जाता है? अजातशत्रु और उदयनी को। अब जरा ध्यान देंगे, बिंबिसार जो था, बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। जीवक किसका राजवैद्य था? तो बिंबिसार का। इतिहास में मिलता है, एक बार महात्मा बुद्ध जब बीमार पड़े थे, उनको दांत में दर्द हुआ था, तो बिंबिसार ने अपनी राजवैद्य जीवक को बुद्ध के इलाज के लिए भेजा था। ऐसा इतिहास में देखने को मिला है, लिखा मिला है। तो बिंबिसार जब मगध का राजा था, उसी वक्त गौतम बुद्ध का उदय हुआ था और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म फैलाए थे। इसलिए उनके समकक्ष थे ये, है ना। पितृहंता के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन? तो पितृहंता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बता दिया पहले ही, अजातशत्रु और उदयनी, है ना। अब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आइए, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। नागदशक को ही मार करके मगध पर शिशुनाग वंश, शिशुनाग नाम का एक अमात्य ने क्या कर लिया? मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो हर्यक वंश के बाद मगध पर कौन सा वंश का शासन शुरू हुआ? तो शिशुनाग वंश का। इसके पहले मैं ट्रिकली भेजा था, पढ़ाया था कोचिंग में ऑफलाइन में, है ना। तो वंश का हमने एक ट्रिक बनाया था, हसीन। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश। तो वो तो कोचिंग में पढ़ाया गया था, लेकिन मैं उसी से लेकर हर्यक वंश के बाद मगध पर नंद वंश का शासन शुरू होता है। नंद वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन शुरू होता है। तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को मार करके और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग वंश में ही, शिशुनाग वंश में 2 शासक, एक शिशुनाग और दूसरा कालाशोक। कालाशोक के काल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ?
या ट्रिक बताया था वैकास। इसके पूर्व के बौद्ध संगीति में बताया था वैकास। दूसरा बौद्ध संगीति हुआ वैशाली में कालाशोक के काल में तक। कालाशोक शिशुनाग वंश का था, याद होगा आप लोगों को, पहले बता चुके हैं। तो शिशुनाग वंशीय शासक कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ, जिसकी चर्चा किया था। तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का मगध पर शासन शुरू होता है ना। ये मैं थोड़ा सिस्टमेटिक बता दिया। अब छूटा हुआ को मैं देख रहा हूँ आगे। और मौर्य नंद वंश के बाद शिशुनाग वंश के बाद फिर नंद वंश की शुरुआत होती है। नंद वंश का संस्थापक था कौन? आपका महापद्म नंद। और अंतिम नंद शासक था कौन? घानानंद। तो घानानंद अंतिम शासक नंद वंश का था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, अपने गुरु चाणक्य की मदद से परास्त करके, समाप्त करके और मगध पर नंद वंश की मौर्य वंश की स्थापना कर लाई। तो मगध पर शुरू के 3 वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश के बाद आ जाता है कौन? मौर्य वंश। थोड़ा सा ध्यान देना है, जब मगध पर नंद वंश का शासन था, घानानंद, मौर्य नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद का शासन था, उसी वक्त सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर, जो यूनानी था, यूनान का रहने वाला, वो विश्व विजेता बनने के दौरान वो भारत पर अटैक किया, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में। और झेलम नदी का युद्ध हुआ, जिसको हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहते हैं। तो झेलम नदी का युद्ध या हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ। किसके बीच? सिकंदर और राजा पोरस के बीच। पुरु राज्य था जहां का राजा पोरस था, तो पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी का युद्ध हुआ, जिसमें आपको ये राजा पोरस बहादुरी के साथ लड़ा। लेकिन पश्चिमोत्तर भारत के बहुत सारे राजा सिकंदर से बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन मात्र यही एक राजा था पोरस, जिसने कहा कि नहीं, मैं बिना सिकंदर से लड़े आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। उसने लड़ा बहादुरी के साथ, हार भी गया। और सिकंदर ने उसके अपने शिविर में बुला करके उससे पूछा, उसको आमंत्रित किया कि तुम हार गया, चलो आओ। उसके बाद राजा पोरस विजेता की तरह खड़ा था सिकंदर के सामने। और आज सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा कि बोलो राजा पोरस, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? तुम युद्ध में तो हार गया, लेकिन लड़ा बहादुरी के साथ। तो कहा कि मेरे साथ वही सलूक किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस बात से खुश हो गया कौन? सिकंदर। और सिकंदर ने राजा पोरस को राज्य लौटा दिया और कहा कि तुम ही एक इंडिया में राजा मिला जो बहादुरी के साथ लड़ा, और तुम्हारी बात से मैं पसंद। उसके बाद सिकंदर फिर मगध पर, उस समय मगध पर घानानंद का शासन था। अंतिम नंद वंशीय राजा घानानंद का शासन था, और नंद सेना विश्व में मशहूर था। सिकंदर की सेना मगध पर अटैक करने से इनकार कर देता है, और सिकंदर अंततः अपनी सेना के साथ वापस लौट जाता है। चलिए आगे देखिए। उज्जैन 16 महाजनपद में, अब आगे हम लोग देखेंगे ध्यान से। अब इसमें ज्यादा आगे के लिए नहीं पढ़ना है, आगे नेक्स्ट पेज के बारे में बताएंगे। बहुत इसमें थोड़ा डिटेल्स हम बता रहे हैं। इसमें से जो हमने चर्चा किया, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले। सिकंदर की मृत्यु हो गई कहाँ? बेबीलोन में। लौटते वक्त 323 ईसा पूर्व में सिकंदर रास्ते में ही अलेक्जेंड्रिया में उसकी मृत्यु हो जाती है ना। और अब आगे देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुतर निकाय, और जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जो महाजनपद था, इसका विवरण मिलता है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ये आज का छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में हमने चर्चा कर दिया है। अब आगे थोड़ा हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में 16 महाजनपद कौन कौन था, याद होता है तो कर लेंगे, अन्यथा जानकारी के लिए जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट पेज को हम भेज रहे हैं स्क्रीन पर, उसके बाद समझाते हैं। अब देखें प्राचीन भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 बड़े बड़े राज्य कौन थे, इसका हमने चार्ट बनाया है, इसको गौर से देखेंगे। सबकी राजधानी भी, अब वर्तमान में नाम क्या है, अब पहले नाम क्या था। जैसे अंग, 16 महाजनपद में अंग एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी चंपा। चंपा आज मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र है ना, मुंगेर आज चंपा को बोलते हैं मुंगेर। दूसरा है मगध, दूसरा महाजनपद मगध, इसकी राजधानी कहाँ, गिरिब्रज। गिरिब्रज को पहले आज उसके बाद राजगिरी नाम पड़ा और वर्तमान में राजगीर नाम है। मल्ल, मल्ल भी क्या था, 16 महाजनपद का एक महाजनपद था जिसका राजधानी थी कहाँ, पावापुरी। काशी, काशी जिसका राजधानी थी कहाँ, वाराणसी। कौशल जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। अयोध्या आज फैजाबाद भी बोलते। कुरु राज, कुरु का राजधानी था कहाँ, इंद्रप्रस्थ जो हरियाणा और मेरठ का क्षेत्र आज है। कंबोज, घटक जिसको कश्मीर भी बोलते हैं। पांचाल, पांचाल भी क्या था, 16 महाजनपद का भाग था जिसको बोलते हैं राजधानी कहाँ, अहिछत्र, है ना। दो पंचाल था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। तो उत्तरी पंचाल, पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य था। वजी, वजी, वजी भी क्या था, 16 महाजनपद का एक राज्य था, इसकी राजधानी थी विदेह या मिथिला, विदेह या मिथिला। मत्स्य, इसकी राजधानी कहाँ, विराटनगर जो जयपुर में है। वत्स, इसका राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद जिसका नाम आज है और आज हो गया प्रयागराज। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा। चेदी भी 16 महाजनपद का एक राज था। अस्मक भी 16 महाजनपद का भाग था। अवंती भी 16 महाजनपद में था जिसकी राजधानी थी कहाँ, उज्जैन में। और गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। तो ये 1 से लेकर 16 तक आपका क्या था, 16 महाजनपद था। इन सभी पर इस दूसरा नंबर का जो मगध है, जहाँ के हम लोग वासी हैं, इस मगध ने सभी पर शासन किया और सबको युद्ध में हरा कर अपने साम्राज्य में लाया था। तो ये था 16 महाजनपद के बारे में जानकारी। अब हम आगे शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य। छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सब पर थोड़ा फोकस करते जा रहे हैं। और मौर्य साम्राज्य बड़ा है, इस पर बहुत सारे, इस पर ही सिर्फ 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, सिर्फ मौर्य पीरियड से आ जाएगा 8 से 10 क्वेश्चन। तो आप इसको हम फिर आगे बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज। देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य, सबसे पहली बात है कि मौर्य वंश से पहले मगध पर 3 वंश का शासन शुरू हुआ। जरा सा स्क्रीन से हटा दीजिए, हम अपने बोलेंगे उसके बाद फिर अभी जरा सी इस पर फोकस हम दे दे रहे हैं, तब उसके बाद स्क्रीन पर लाएंगे, समझाएंगे। इसका बैकग्राउंड जानना पहले जरूरी है। मगध पर मौर्य वंश से पहले 3 वंश जिसकी चर्चा कर दिया। हसीन, तीनों वंश का नाम है हसीन। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश।
नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बाहुबल से और अपने गुरु कौटिल्य या चाणक्य की बुद्धि से परास्त करके मगध पर नंद वंश का विनाश किया और मौर्य वंश की स्थापना। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन हुआ भारत में? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक। ये कई बार आया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य का 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य ने ही कौटिल्य या चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र किताब लिखा, जिस पर शासन संबंधी विशद वर्णन है, जो आज के नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए एक बहुत अच्छा दर्शन मिलता है। ये क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौटिल्य, चाणक्य, है ना। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सी चर्चा देना है अलग से, तो पढ़ाएंगे ही। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने ही सेलेक्ट किया था। कैसे? तो जरा रेफरेंस में चले हम। नंद वंश का शासक जो घनानंद था, उसके दरबार में चाणक्य नामक एक कुटिल ब्राह्मण था। उसके दरबार में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण चाणक्य रहता था। किसके काल में? नंदों के समय में। घनानंद ने पूरे दरबार में, मगध के अपने दरबार में ही अपमानित कर देता है। किसको? कौटिल्य को, चाणक्य को। क्योंकि चाणक्य देखने में कुरूप थोड़ा था, लेकिन बहुत ही स्वाभिमानी था। तो उसको जब अपमानित कर देता है घनानंद, तो चाणक्य भरी दरबार में चैलेंज कर देता है घनानंद को कि देखो घनानंद, तुमने हमें भरी दरबार में अपमानित किया है, मैं तुम्हारे शासन व्यवस्था को ध्वस्त कर दूंगा। एक दिन मैं तुझे सर्वनाश करके छोड़ूंगा। घनानंद ने क्या किया? उसको आदेश दिया, दंड दिया, इसे पकड़ के कारागाह में डालो। लेकिन चाणक्य किसी तरह वहां से भाग चला और जान बचाकर किसी जंगल में छुप गया। नहीं तो पुलिस से पकड़ के उसको सजा दे देता। जंगल में क्या था? छुपा हुआ था। कौन? चाणक्य। पुलिस नहीं पकड़ पाई। तो उस जंगल में देखता क्या है कि कुछ लड़के जो है कुछ रायती क्या बोलते हैं वो, खेल खेल रहा था। कुछ लड़के बैठकर खेल खेल रहा था, जिसमें राजा और प्रजा का खेल था। बालू का टीला बनाकर एक लड़का बैठा हुआ ऊंचाई पर, अब बाकी बच्चे बैठे हुए नीचे में, और वहां से टीला पर से वो कुछ बोल रहा है, सब कुछ सुना रहा है, फरियाद सुना रहा है, फैसला सुना रहा है। चाणक्य देखा कि अरे ये लड़का कौन सा खेल खेल रहा है। चुपके से वहां जाता है, पूछता है कि अरे तुम लोग ये कौन सा खेल खेल रहे हो? तो बच्चे बताते हैं कि हम लोग राजा और प्रजा का खेल खेल रहे हैं। तो टीले पर जो बैठा था ऊंचाई पर, उससे पूछते हैं चाणक्य, तुम क्यों ऊंचा पर बैठे हो? अतः मैं राजा हूँ और ये सब हमारी प्रजा हैं, हम इनके दुख सुख को सुनते हैं और फैसला। तो कहा कि तुम ही राजा क्यों बने हो? हाँ, तो मैं बड़ा होकर राजा बनना चाहता हूँ, बड़ा होकर राजा बनना चाहता हूँ। तो बस चंद्रगुप्त चाणक्य ने उस लड़के को कहा कि एक काम करो, मैं तुझे मगध का राजा बनाऊंगा, बनोगे? तो हाँ बनेंगे। तो चलो, तो अपने घर ले चलो, अपनी माँ से मिलाओ। घर पर जाता है, माँ से मिलता है, तो उसकी माँ से चाणक्य कहता है कि ये माते, आप इस बच्चे को हमें दे दो, हम इसे मगध का राजा बना करके, सिखा पढ़ा कर, युद्ध कला में निपुण करके, और हम आपको मगध का राजा बना देंगे। तो उसकी माँ कहती कि पागल जैसा बात क्यों करते हैं आप, हमारा बेटा वो मगध का राजा बन जाएगा। हम घनानंद के दरबार में, मगध के दरबार में हम चूल्हा चौकी करते हैं, हमारा वहाँ रोजी रोटी चलता है, और वहाँ हमारा बेटा राजा बन जाएगा। ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? चाणक्य बड़ी गुजारिश करता है कि नहीं, आप विश्वास करो, ये लड़का राजा बनने के लायक है, मैं इसे राजा बना दूंगा। ठीक है, तुम मगध के दरबार में काम छोड़ दो, मैं तुझे पैसा दे रहा हूँ। तो 21 करसापन, सोने का 21 सिक्का देता है चाणक्य। किसको?
उसकी माँ को, उस बच्चे की माँ को, और उसे ले करके कंधा पर लेकर चल देता है कहाँ, तक्षशिला। तक्षशिला बताया था ना, गांधार, गांधार 16 महाजनपद में एक राज्य था ना, उसका राजधानी तक्षशिला जो पाकिस्तान में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है, तो तक्षशिला में ले गया और तक्षशिला में जाकर के उसे पढ़ाया लिखाया और युद्ध कला से परिपूर्ण कर देता है। घुड़सवार तलवारबाजी से लेकर के सैनिक कला से परिपूर्ण कर देता है चाणक्य। किसको? उस लड़के को। और उसके बाद वही लड़का चंद्रगुप्त मौर्य का, उस लड़के ने आसपास के जंगलों के इलाके के नौजवानों को इकट्ठा करके एक मौर्य सेना बना लिया। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य कहा कि चलो अब सेना भी हो गया, चलो कहाँ, मगध पर अटैक करते हैं और घनानंद को हराकर मगध पर की गद्दी पर अपना कब्जा करते हैं। वहां से आया और पाटलिपुत्र राजधानी थी उस वक्त, मगध पर अटैक करता है और घनानंद से युद्ध करता है, लेकिन चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य हारे जाते हैं। हारने के बाद जान बचाकर फिर भाग चला। घनानंद ने दोनों को पकड़ने के लिए सैनिक भेजा, लेकिन फिर रात्रि में कहीं छुप छाप गया दोनों, और रात्रि में कहीं छुपा था कि सुबह होगा तो निकल जाएंगे जान बचा कर, तो हार गए। उसी रात्रि में कुटिया में देखता क्या है दोनों, कि एक बुढ़िया जंगल में अपने कुछ पोतों को रोटी बना बना खिला रही है। पोता भूखा था, बुढ़िया लकड़ी पर रोटी बना रही है और रोटी जब फूल जा रहा है तो उसको साइड कर देती है। पीछे से बच्चा उनका पोता उठाया और बीच से ही क्या कर दिया, और रोटी को बीच में स्टीम में फूला स्टीम रहता है ना, उसको मुंह लगा कर खाना शुरू किया तो मुंह जल गया पोते का। चिल्लाने लगा, दादी मुंह जल गया, दल जल गया। तो बुढ़िया कहती क्या है कि अरे पोते, तुमने तो वही गलती की जो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये दोनों सुन रहा है जंगल में, कह रही ये बुढ़िया को कैसे पता कि हम लोगों ने क्या गलती किया। चाणक्य को लगा कि हाँ, हमने तो वही काम किया। शक्ति का पुंज था मगध, हमने क्या कर लिया, शक्ति के पुंज सेंटरे पे एक बार अटैक कर दिया, नतीजा होकर हार गया। अगर हमें मगध को हराना था तो हमें क्या करना चाहिए था, पश्चिमोत्तर भारत से यानी तक्षशिला से ही अनेक छोटे छोटे राज्यों को जीतते हुए, हराते हुए, और उन हराए हुए राजाओं के भी सेना अपने मिलाकर विशाल सेना बना करके संसाधन लेकर तब अटैक करना चाहिए। हमने क्या किया, एक ही बार तक्षशिला से एक बार आठ हमका कहाँ, पाटलिपुत्रा में, मगध पर। तो हमें क्या करना है, हमने क्या किया, बीच रोटी वाला स्टीम खा लिया, मुंह जल गया, यानी हार गए। इसलिए फिर से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य फिर से तक्षशिला जाते हैं और फिर से सेना इकट्ठा करके फिर से वहीं से अनेक राज्यों को जीतते जीतते मगध के पड़ोसी राज्यों को हराते गया और विशाल सेना कायम कर लिया, संसाधन जुटा लिया। फिर दोबारा अटैक करता है मगध पर और दोबारा में घनानंद को परास्त करके मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित होता है। तो आप आज हमने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर कैसे अपनी शासन स्थापित किया, है ना। तो यहाँ तक आज बताया। अब टाइम नहीं शो कर रहा है ना। नेक्स्ट क्लास अब कल लेंगे क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है। हो गया ना, अब फट से व्हाट्सएप बना दो, यूट्यूब पर लोड कर दो।